भाव देवला ने लिखा था पंजाबिया की गोट तो होनी नहीं चाहिए और मैं एक सदन को प्रणाम है। आपने तो पहले ही ऑन कर रखा है, मेरे ऑन होने से पहले ही। दिवाला की आप दिवाले करेंगे कुछ, आपसे समझौता करेंगे कुछ। यहाँ पहुंचने पर स्वागत है। आज हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय हरियाणा सरकार में पूर्व में वित्त मंत्री रहे हमारे बड़े भाई कैप्टन अभिमन्यु जी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज शामिल हुए हैं। तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं से एक निवेदन करूंगा कि आप अपना परिचय करवा लें। जागरण अमृत जनता टीवी सनी दैनिक गदर मीडिया सर्वप्रथम तो सभी जींद जिला के सम्मानित पत्रकार और छायाकार मित्रों को सादर नमन है, वंदन है, आपका अभिनंदन है। और मेरे माननीय जिला अध्यक्ष तेजिंदर धूल जी और निवर्तमान जिला अध्यक्ष राजू मोर जी और हमारे जिला के चेयरमैन प्रतिनिधि डॉक्टर राज सैनी जी और महामंत्री जी हैं, उपस्थित सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण पदाधिकारीगण भी यहाँ पर आए हैं। आज एक विशेष उद्देश्य को लेकर के ये प्रेस वार्ता रखी गई। मैं संक्षेप में ही अपना विषय पार्टी की तरफ से पूरे देश भर में जो हाल ही में भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट रखा है उसके ऊपर देश भर के प्रत्येक जिले में उस बजट पर संवाद का एक कार्यक्रम संगठन का है। उस नाते से मैं पार्टी का दृष्टिकोण आपके समक्ष रख करके बहुत लंबे समय बाद आपसे भेंट हो रही है, तो आपके मन में कुछ अनन्य प्रकार के प्रश्न भी होंगे, उनका भी उत्तर देने का दायित्व समझते हुए तो मंच को फिर आपको सौंप दूंगा। जो मोदी सरकार NDA 3 का पहला बजट अभी संसद में वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, वह भारत की आर्थिक उन्नति और प्रगति के मार्ग को और तेजी उसमें लाने का काम करेगा। जो विकसित राष्ट्र का संकल्प 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा होकर के और आने वाली पीढ़ियों को इस संताप के साथ नहीं जीना पड़े कि वो कोई पिछड़े या विकासशील देश के नागरिक हैं, बल्कि वो गर्व से सीना उठा करके, सर उठा करके, सीना तान करके कह सकें कि वो भी दुनिया के एक विकसित देश का अंग है। यह संकल्प मोदी जी ने लिया है और इस संकल्प के साथ पूरा देश जुड़ा है। और भारत जो आज दुनिया की 5वीं
सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर के उभरा है, वह संकल्प भी है कि आने वाले मात्र 5 साल में भारत दुनिया की 2030 से पहले तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर के उभरे। इसके लिए महसूस किया गया कि NDA 3 का जो ऐतिहासिक जनादेश जो मोदी जी के नेतृत्व में मिला है, जो भारत के इतिहास में केवल दूसरी बार ऐसा संभव हो पाया है कि कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार शपथ ले। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने चुनाव के माध्यम से तीसरी बार लगातार विजय हासिल करके ये जीत दर्ज करके प्रधानमंत्री पद की शपथ उन्होंने ली है। तो जब जनता का इतना अपार विश्वास और जनादेश मोदी जी को मिला है, उसको अमल में लाते हुए ये बजट के माध्यम से जो योजनाएं सामने आ रही हैं, उसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं जो आपके संज्ञान में मैं लाना चाहता हूं। कि इस बजट में आपने महसूस किया होगा कि किसी प्रकार का कोई तुष्टीकरण का विषय नहीं है। इस बजट में जो आर्थिक उन्नति के मूल आधार, जो आधार संरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उसके अंदर अधिक से अधिक निवेश करने का प्रयास किया गया है। बहुत बड़ा निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दिशा में है। वहीं रोजगार सृजन एक सबसे बड़ा लक्ष्य बनकर के उभरा है। अनेकों योजनाएं बजट में, मैं यहाँ पर लंबी, क्योंकि बहुत बड़ा दस्तावेज है और मैं समझता हूँ कि शायद आपको उसकी पूरी रूपरेखा बताने में समय अधिक लगेगा, लेकिन केवल फोकस एरियाज बता रहा हूँ कि रोजगार सृजन के लिए अनेकों योजनाएं इस बजट के माध्यम से प्रस्तुत की गई हैं, कि जिसमें बहुत सारे इंसेंटिव प्रोग्राम्स हैं और बहुत सारे स्टार्टअप्स को प्रमोशन करने का, इंसेंटिवाइज करने का मॉडल है। नई इंडस्ट्री को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रोत्साहन दे करके कि रोजगार अधिक से अधिक मिले, कि जो भी कोई एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर कराएंगे तो उनको इस प्रकार के सीधे सीधे इंसेंटिव दिए गए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन उसमें हो सके, जिसके कारण से एक स्पष्ट आंकड़ा देश के सामने आ सके। और जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के पिछले दिनों जो EPF और ESI, ये दो एक ऐसे मापदंड हैं कि उसमें कितने एम्प्लॉयज का रजिस्ट्रेशन प्रति वर्ष हो रहा है, ये रोजगार सृजन का सबसे ऑथेंटिकेटेड एक प्रूफ होता है। और उसमें जबरदस्त उछाल पिछले दिनों आया है, लेकिन उस मोमेंटम को मेंटेन करने के लिए अनेकों प्रावधान इस बजट के माध्यम से किए गए। उसी में एक जो मैंने आधारभूत संरचना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बजट से संकेत करते हुए 11,11,111 करोड़ रुपए, केवल मात्र 11,11,111 करोड़ रुपए केवल मात्र कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए रखा गया, कि यानी कि वो पैसा वो तनख्वाहों में या ब्याज देने में खर्च नहीं होगा, उस पैसे से विनिर्माण का कार्य होगा, उस पैसे से ईंट लगेगी, सीमेंट और स्टील का इस्तेमाल करके उससे कुछ न कुछ नया निर्माण होगा। जब नया निर्माण होता है तो पूरी अर्थव्यवस्था जो है वह नीचे से, बेसिक सेक्टर से, ईंट भट्ठा उद्योग से लेकर के, सीमेंट से लेकर के, स्टील से लेकर के, बजरी से लेकर के, रेती से लेकर के, पूरी अर्थव्यवस्था की एक चाल बनती है। और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होता है उसमें, वह मजदूर जो श्रमिक है, उसको सबसे ज्यादा उसके अंदर अवसर मिलता है रोजगार का। शहरी आवास के नाते से, क्योंकि वो भी, ये तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो मैंने बताया 11,11,111 करोड़ रुपए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा से ज्यादा आए तो उसमें शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना 2 के अंतर्गत 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार की आवास जरूरतों का समाधान किया जाएगा।
और अगले 5 वर्षों में 2.2 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता भी उसमें शामिल होगी। यह 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। 1 करोड़ शहरी जो गरीब हैं उनकी आवास व्यवस्था करने के लिए, और उसमें 2,20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से सहयोग दिया जाएगा। जो उसके अतिरिक्त किफायती दरों पर ऋण सुविधा और ब्याज सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी भी, वो 1 लाख करोड़ आवास जो शहरी क्षेत्र में है उसको सुनिश्चित करने के लिए इसका प्रावधान दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र में विशेष रूप से अधिक इंसेंटिव देने की दृष्टि से जो हमारे कृषि में निवेश का वातावरण बनाने के लिए, कृषि में जो उसकी डाइवर्सिटी है वो अधिक से अधिक डाइवर्स क्रॉप्स में हमारा फार्मर जो है, हमारा एग्रीकल्चर वो मूव करे। पिछले दिनों आपने देखा होगा मिलेट्स के ऊपर एक बहुत प्रोत्साहन देने वाले कार्यक्रम प्रारंभ हुए, और आपके और हम सब की थाली में पिछले 1-2 सालों में गेहूं और धान के साथ में कहीं ना कहीं हर थाली में मिलेट जो है वो जुड़ी है। बाजरा, चना, अन्य प्रकार की जो मिलेट्स हैं, जितनी भी जो, वो सब उसमें हमारे खाने में जुड़ी। प्रधानमंत्री जी का जो दूरदर्शी नेतृत्व है कि उन्होंने देश के 140 करोड़ लोगों को इस बात से जोड़ लिया कि हमें न्यूट्रिशन के लिए मिलेट्स की जरूरत है, और न्यूट्रिशन के साथ साथ हमें देश के किसान को जैविक विविधता सुनिश्चित करने के लिए मिलेट्स को प्रमोट करते हुए भारत की जो हमारी फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करते हुए, और एक बहुत दूरदर्शी कार्यक्रम चला, उसको और आगे ले जाते हुए कि नेचुरल फार्मिंग में 1 करोड़ किसानों को कन्वर्ट करने का एक लक्ष्य रखा गया है। उसमें अनेक योजनाएं हैं, मैं उनमें ज़्यादा लंबा समय ना लेकर के कि कृषि और कृषि से संबद्ध क्षेत्र का जो बजट है वो 1,52,000 करोड़ रुपए रखा गया है, जो शुद्ध तौर पर ये कृषि से संबंधित बजट है। इसमें कोई कृषि से खरीदी वाला विषय शामिल नहीं है। ये पूरी तरह से कृषि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए ये बजट की व्यवस्था दी गई है। तो मुख्य रूप से जो मोदी जी ने एक नारा दिया था कि हमारा सरकार का संकल्प गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता, इन 4 पिलर्स के ऊपर सरकार की योजनाएं खड़ी होंगी। जिसमें गरीब कल्याण के लिए जो प्रधानमंत्री अन्न योजना है उसको 5 साल के लिए आगे उसको बढ़ाया गया है, और इसी तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण, युवा और अन्नदाता, इन 4 बिंदुओं पर, इन 4 पिलर्स के ऊपर भारत की अर्थव्यवस्था खड़ी हो और सरकार का ध्यान इस दिशा में विशेष रूप से आए। तो 9 प्राथमिकताएं मैं कह करके अपनी बात को पूरा करूँगा। 9 प्राथमिकताएं हैं सरकार की जो इस बजट से परिलक्षित होती हैं। कृषि में उत्पादकता और अनुकूलियता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, जो एनर्जी सिक्योरिटी, हर प्रकार की एनर्जी तो चाहिए, उसकी सिक्योरिटी सुनिश्चित करना कि हम कहीं भी किसी प्रकार की जो पावर है उसकी कमी ना रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, ये 2 लास्ट बिंदु ऐसे हैं कि कोई भी अर्थव्यवस्था प्रारंभ में वो प्राइमरी सेक्टर से ग्रो करती है, वो कृषि और कृषि संबंधित क्षेत्र पे ग्रो करती है, फिर दूसरी स्टेज में वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ग्रो करती है, और तीसरी जो ग्रोथ का जो कंट्रीब्यूशन आता है वो सर्विसेज सेक्टर से आता है, सेवा क्षेत्र से आता है। आज आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग कृषि और जो प्राइमरी सेक्टर है
उससे 14% योगदान है जीडीपी में। जो फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है उसमें 26% के करीब योगदान है, और जो सेवा क्षेत्र है अब वो लगभग 60% भारत की जीडीपी में योगदान देता है। जो इससे नेक्स्ट लेवल है, चौथा जो है वो जो अर्थव्यवस्था को और तेजी ला करके बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम करेगा, वो है इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इनोवेशन, जो चाइना ने 10 साल पहले इनोवेशन की तरफ अपने कदम बढ़ाए और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चाइना का इधर उधर शिफ्ट हुआ। आज भारत की मैन्युफैक्चरिंग को उसका लाभ मिल रहा है, लेकिन इस चाइना ने गैप रखा कि मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन में कन्वर्ट करने में वो भूल भारत ना करे। अभी से इनोवेशन और रिसर्च डेवलपमेंट में वो भारत आज इस बजट से वो स्टेप्स लिए जा रहे हैं। इसका एक उदाहरण आपको दूंगा कि हमने कुछ सालों में जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग ESDM बोलते हैं, यानी कि मोबाइल चिप से लेके मोबाइल बनाने से लेकर टेलीविजन बनाने से लेकर कंप्यूटर्स बनाने से लेकर वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन बनाने से लेकर ये जो पूरा ESDM सेक्टर है, इसको लेकर बहुत बड़े स्तर पर भारत में इंसेंटिव प्रोग्राम चलाए गए, जिसका परिणाम ये निकला कि हमारा वार्षिक जो इंपोर्ट बजट था मोबाइल फोन का, टेलीविजन का, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का, आज हम उसके एक्सपोर्टर बन गए। कभी आज से 10 साल पहले हम जूते इंपोर्ट करते थे, आज जूतों के नेक्स्ट एक्सपोर्टर बन गए। मोदी जी ने विजन लिया ESDM का, आज हम मोबाइल फोन में एक्सपोर्टर बन गए। उन्होंने विजन लिया टॉयज का, बहुत बड़ा इंपोर्ट होता है, टॉयज को एक्सपोर्ट करने का, 1-2 साल में हम टॉयज के नेट एक्सपोर्टर बन जाएंगे। ऐसे ही अभी तक हम कॉल सेंटर्स के और सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के एक्सपोर्टर थे, लेकिन जो डिजाइन्स है कि कोई हमारे यहाँ भी कोई एप्पल फोन डिजाइन कर सके, हमारे यहाँ भी कोई वॉचेस डिजाइन कर सके, हमारे यहाँ भी कोई नई तकनीक, नई इनोवेशन, नई रिसर्च करके, जैसे सैटेलाइट स्पेस रिसर्च में काम हुआ है, तो ये इस बार से फोकस भारत की एक बड़ी छलांग इनोवेशन एंड रिसर्च डेवलपमेंट के माध्यम से होगी। लास्ट नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, ये अब सरकार के कार्य करने की शैली में वो रिफॉर्म्स का जो लेवल है, फोकस एरिया रहेगा कि सरकार और नागरिक तक सीधे कैसे पहुंचा जाए और नागरिक सुविधाएं सीधे नागरिकों को अधिक से अधिक कैसे मिल सके, कि नागरिकों को कोई चक्कर ना काटने पड़े, और सरकार की अपनी कार्यप्रणाली में इतनी पारदर्शिता हो कि उस रिफॉर्म को लेकर के नागरिक के पास ये शक्ति हो कि वह केंद्र सरकार से लेकर के और ग्राम सरकार तक के बजट के एक एक पैसे का पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंटली वो अपने कंप्यूटर के माध्यम से कभी देख सके। ये रिफॉर्म कि केंद्र सरकार ने मेरे लिए जो खर्च किया उसका प्रोसेस क्या है, इस तरह के रिफॉर्म्स, कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, सरकार के बहुत सारे विभागों के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वह प्रस्तावित आने वाले समय में हैं। मैं इतना ही संकेत करता हुआ कि यह बजट जोर का झटका धीरे से है, देश के आर्थिक विकास में एक बहुत तेजी लाने वाला और बहुत बड़े आमूलतूल परिवर्तन के संकेत इस बजट में मिल रहे हैं। मैं आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को एक बहुत ही भविष्य दूरदृष्टि वाला ये बजट प्रस्तुत करने के लिए आभार व्यक्त करता हूं, और हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी का जो दूरदर्शी नेतृत्व है, वह देश को फिर से तीसरी बार उनके नेतृत्व में जो 5 साल की सरकार का कार्यकाल है, और तेजी से भारत और उत्साह के साथ और मजबूती के साथ कदम उठाएगा। ये पहला बजट उस दिशा में स्पष्ट संकेत करता है। मेरे विषय को मैं समाप्त करता हूं। आपका मुझे धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद।